वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है। टॉपिक आपको बता दिया मैंने, मनुष्य में पोषण। इसमें वो ही बात है जो आपकी बुक में है, कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि प्रश्न जो है ना आपकी इस बुक में से ही पूछे जाएंगे और किस प्रकार से पूछे जाएंगे इस क्लास में वो सारी बातें हैं। तो ध्यान से देखेंगे इस क्लास को। मनुष्य में पोषण या मनुष्य में पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है, इसे पूछेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन। देखिए, मनुष्य में पोषण को अगर रीड करें तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। बच्चा, कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग तो कौन सा है? माउथ में डाइजेशन, मुख में पाचन, ठीक है। दूसरा हम स्टडी करेंगे आमाशय में पाचन। तीसरा हम स्टडी करेंगे क्षुद्रांत्र में पाचन। टोटल जो आहार नाल है मनुष्य में, मुख से प्रारंभ होगी और गुद्दा तक, माउथ से प्रारंभ होगी और एनस तक अपने एक आहार नाल पाई जाती है। उस आहार नाल जिसको एलिमेंट्री केनाल कहते हैं, उसमें भोजन का पाचन होता है, ठीक है। और ऐसी आहार नाल जिसमें माउथ हो और एनस हो, दोनों चीज़ें हो, मुख व गुद्दा दोनों पार्ट हो, प्रारंभिक पार्ट मुख हो और अंतिम पार्ट गुद्दा हो, ऐसी आहार नाल कहलाती है पूर्ण आहार नाल। तो मनुष्य में किस प्रकार की आहार नाल पाई जाती है? पूर्ण आहार नाल पाई जाती है। इस पूरी आहार नाल में कहाँ कहाँ पाचन होता है? कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। तो कौन कौन से भाग है जहाँ पर पाचन होता है? तो 3 भाग मैंने बताए हैं। एक तो माउथ में, मुख में, दूसरा आमाशय में और तीसरा क्षुद्रांत्र में, ठीक है। 3 जगह पाचन की क्रिया होती है। क्या क्या खास बातें आपको लिखनी है, ध्यान से देखिए। पहली बात है दांत। मुख में पाचन लिखेंगे तो 3 बातों के बारे में बताएंगे। एक तो दांतों के बारे में, याद करना जरूरी है ना, तो दांतों के बारे में बताइए भैया। दांतों के बारे में क्या है कि दांत जो होते हैं भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। सबसे पहले तो ये काम करता है, फिर उसको क्या करते हैं, जाड़ जो होती है ना आपकी, वो पीस देती हैं। तो तोड़ना व पीसना, कुतरना व चबाना, ये किसका कार्य है? दांतों का कार्य है, ठीक है। तो ये दांत तो ये काम करेंगे माउथ में। फिर उसके बाद लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जीभ पर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, ठीक है ना। स्वाद कलिकाएं जीभ पर पाई जाती है और माउथ में लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये लार ग्रंथियां भोजन में क्या स्रावित करती हैं? लाला रस स्रावित करती हैं। ये मत समझना लाला चाय वाला है। लाला रस किसको कहते हैं? लार को। प्रश्न आ जाता है 1 नंबर का कि लाला रस किसे कहते हैं? लार ग्रंथियों से स्रावित रस को लाला रस कहते हैं या लार कहते हैं। लार ग्रंथियों से स्रावित रस को क्या कहते हैं? लाला रस या लार कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है लाला रस? लार ग्रंथियों के द्वारा। तो ये बात बतानी है। फिर जीभ क्या करती है? जीभ भोजन को उलटने पलटने का कार्य करती है। घुमाओ फिर मिलाओ, घुमाओ फिर मिलाओ। तो जीभ जो होती है ना, वह लार मिक्स कर देती है भोजन में, ठीक है। ये तो बात छोटी सी इसमें एक बार आपको बतानी होती है। फिर आमाशय में पाचन क्या होगा? आमाशय में अलग से पाचन बताएंगे। तो आमाशय में क्या होता है? आमाशय की जो दीवारें होती हैं, आमाशय की जो दीवारें होती है, वहाँ से कौन सा रस स्रावित होता है? जठर रस स्रावित होता है। जठर रस को क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसके अलावा आमाशय में अगर पाचन पूछे तो उसमें जठर रस के बारे में बताना है, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बताना है। क्यों? आमाशय की जो दीवारें जो होती है ना, उसमें 3 बात देखो, जठर रस स्रावित होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बताएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है? एसिडिटी उत्पन्न हो जाती है। एसिडिटी जानते हो ना, एसिडिटी इनो ऑन, एसिडिटी गोन, ठीक है। फिर जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं उनके बारे में आपको बताना होता है। ये एकदम बेसिक बातें बता रहा हूँ, इसके बारे में पूरी स्टडी अपन आगे करेंगे, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है ना। क्षुद्रांत्र में पाचन। क्षुद्रांत्र में क्या होता है? भोजन में बाहर से 2 प्रकार के रस और मिलते हैं। बाहर से ऐसे नहीं मार्केट से मंगा करके रस डाल दिए, वो नहीं है। बाहर से आहार नाल के अलावा यहाँ पर क्या होता है? लीवर होता है, तो लीवर से आता है। एक अग्नाशय होता है, अग्नाशय से 2 प्रकार के रस बाहर से आकर के मिल लेंगे। लीवर से पित्तरस मिलता है और अग्नाशय से अग्नाशय रस, ठीक है। और इसके अलावा आंत्र की दीवारों से आंत्रीय रस स्रावित होता है।
ये सारी बेसिक बातें हैं। अभी इन बातों का वर्णन आपको किस में करना है? मनुष्य में पाचन की क्रिया में करना है। करें, आगे चलते हैं, ध्यान से देखना भैया। आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा भैया? पहली बात आपको मुख में पाचन बता देना है। मुख में पाचन किस प्रकार से होता है ये बात बतानी है। सिंपल सी बातें हैं। कैसे भाई? क्या बताएंगे? पहला प्रश्न आप लोगों से पूछे लाला रस किसे कहते हैं, लाला रस के बारे में बताना है, तो आप क्या बताएंगे? 1 नंबर का प्रश्न बन जाएगा भाई यहां पर। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस को लाला रस कहते हैं भैया। ठीक है, लार ग्रंथियों से स्रावित रस को लाला रस कहते हैं। लार ग्रंथियों से स्रावित रस को लाला रस कहते हैं। और लाला रस का एक और क्या नाम है? लार। लार कहते थे सिंपल, भोजन को देखते ही मुंह में लार आ गई, पानी आ गया। वो पानी नहीं होता है, वो लार होती है। वो क्या होती है? लार होती हैं। तो लार जो होता है उसमें, इस लार में आप बहुत बढ़िया प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं भैया। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाला रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लारिये एमाइलेज। लारिये एमाइलेज। कभी कभी भोजन मुख में पानी आता है ना, लार जो है ना वो टाई पे भी गिर जाती है। शादी ब्याह में टाई लगा के जाते हैं ना, उनकी लार इतना पानी आ जाता है, बड़े स्वादिष्ट व्यंजन देख करके टाई पर लार गिर जाती है। मतलब क्या कह रहा हूँ कि लारिये एमाइलेज जो है ना उसका एक और नाम है इस एंजाइम का। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लारिये एमाइलेज। लाला रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लारिये एमिलेज। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? टाइलिन भी कहते हैं। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। प्रश्न पूछ लेते हैं भैया, टाइलिन एंजाइम जो होता है किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। ठीक है, लाला रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन का दूसरा नाम क्या है? लारिये एमाइलेज। ठीक है, क्या काम करता है? ये मत कह देना कि ये मजदूरी करने जाता है। ठीक है ना, ये एंजाइम क्या काम करता है बच्चा? स्टार्च को, इसका काम देखिए, ये मंड या स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। आपने कभी आंवला खाया क्या? खाया है? आंवला खा करके पानी पी के देखना कैसा लगेगा? मीठा लगता है, क्योंकि आंवले में क्या होता है? मंड या स्टार्च होता है। इस स्टार्च को आपकी लार मिल गई और शर्करा में बदल दिया। शर्करा तो मीठी होती है ना, शक्कर तो शक्कर मीठी होती है। तो इसलिए ये क्या काम करता है बच्चा? स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, कौन सी शर्करा में? माल्टोज शर्करा में बदल देता है। स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। इतनी सी बात समझ में आ गई? आप लोगों से पूछ ले, टाइलिन एंजाइम में लारिये एमिलेज का काम क्या है? मंड या स्टार्च को शर्करा में बदलना, माल्टोज में बदल देता है। समझ गए बात को? किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। कौन सी शर्करा में? माल्टोज शर्करा में। कौन सी शर्करा में? माल्टोज शर्करा में बदल देता है। शाबाश। तो एक और काम करता है भैया ये। ठीक है ना, अगर भोजन में कुछ जीवाणु आ गए ना तो उसको भी डिश मारने की कोशिश करता है। ठीक है ना, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को भी क्या करता है भैया? नष्ट करता है। एक एंजाइम इसमें एक्स्ट्रा पाया जाता है, इसको कहते हैं लाइसोजाइम। कौन सा मारेगा? लाइसोजाइम एंजाइम भी इसमें पाया जाता है, ये ध्यान में रखना। लेकिन आपकी बुक में क्या है? सिर्फ टाइलिन एंजाइम या लारिये एमिलेज एंजाइम ही है। इसका काम क्या है? स्टार्च को शर्करा में बदलना। एक और एंजाइम कौन सा पाया जाता है? लाइसोजाइम। क्या काम करता है? जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक है, अब इतना सा पाचन हो गया, सिर्फ स्टार्च को शर्करा में बदल दिया। अब इसके बाद जो भोजन की लुगदी बन गई ना, आपने खाया, उसको चबाया, पीसा, लार मिलाई, ये गोल गोल सी संरचना अंदर बन गई है। बन जाता ना भोजन, गोलाकार हो जाता ना, उस भोजन का नाम चेंज कर देते हैं वैज्ञानिक। क्या नाम देते हैं उसको? बोलस। आप लोगों से पूछ ले कि मुख में भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। यह आपकी बुक का नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, यह आपसे पूछा नहीं जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखें कि मुख में पाचन के बाद भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। बोल दो मुख में बोलस है, बोलस है, बोलस ही तो है। बोलने के उच्चारण से क्या कर दिया? बोलस है, बोलस। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई मुख में पाचन की। क्या होता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है लाला रस में? टाइलिन पाया जाता है। एक और क्या नाम है? लारिये
लारिये लारिये लारिये लारिये एमिलेज। समझ गए? ठीक है, अब चलते हैं, तीसरा पेज खोलते हैं भैया, अमाशय में पाचन। अमाशय में पाचन था, पहले पूछ लेते हैं भैया जठर रस किसे कहते हैं? जठर रस, जठर रस किसे कहते हैं? अमाशय की जो दीवारें हैं, अमाशय जो होता है उसकी दीवारें जो होती हैं वहाँ में कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है उसकी दीवारों में, जिनको क्या कहते हैं? जठर ग्रंथियाँ कहते हैं। अमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं बच्चा। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन जठर ग्रंथियों द्वारा एक रस स्रावित होता है, जिसे क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चा? जठर रस कहते हैं। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। अमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां। उन ग्रंथियों द्वारा एक रस स्रावित होता है, एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, जिसे जठर रस कहते हैं या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इस जठर रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जठर रस में? 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। अगर कंफ्यूज हो ना तो देख लेना, कई बार क्या होता है घर पे या कोई पार्टी में कोई पेप्सी लेकर के आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर लड़कियों के हाथ लग गई ना तो लड़कियां तो फटाफट पेप्सी लाई रे और गट 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 करके अमाशय में गई रे। खाली पेप्सी लाई रे अमाशय में गई रे, पेप्सी लाई रे अमाशय में गई रे, पेप्सी लाई रे अमाशय में गई रे। इसका मतलब क्या है? अमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम है। पेप्सी लाई रे, पेप्सी से पेप्सिन, लाई से लाइपेज और रे से रेनिन। पेप्सी लाई रे 3 प्रकार के एंजाइम हो गए ना, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। ठीक है। पेप्सिन क्या काम करता है? यह प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। पेप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। लाइपेज क्या काम करता है? वसा का आंशिक पाचन करता है। और रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदलता है। इसलिए इसको कर्डिंग एंजाइम कहते हैं। दूध को दही में बदलता है। बड़ों में ये कम पाया जाता है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, कई बार बच्चे क्या है उल्टी करते हैं, उसमें से दही निकलता है, क्योंकि मम्मी का दूध पीते हैं ना, और रेनिन एंजाइम काम करता है अंदर, तो वो दही में बदल देता है उसको। किस में बदलता है? दही में। तो छोटे बच्चे जब उल्टी करते हैं ना तब उसमें क्या निकलता है? दही निकलता है। क्यों? क्योंकि रेनिन एंजाइम जो होता है वह दूध को दही में बदलता है। तो अमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम हैं। अमाशय जठर रस में पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। ठीक है, 3 प्रकार के एंजाइम हो गए बच्चा। अब नेक्स्ट देखेंगे, जठर रस के अलावा अमाशय जो होता है ना उसमें एक और अम्ल स्रावित होता है, जिसको क्या, कौन सा अम्ल स्रावित होता है अपने पेट में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अपने पेट में कौन सा अम्ल सीक्रेट होता है बच्चा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सीक्रेट होता है, और जिसका सूत्र होता है HCl। HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताना जरूरी है भैया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कई बार पूछ लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसके कार्य लिखिए। 100% प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, 2 नंबर का प्रश्न बन जाता है। ठीक है, इससे संबंधित और प्रश्न बनता है। एसिडिटी किसे कहते हैं? इसका कारण क्या है? इसका निवारण क्या है? तो एसिडिटी किसे कहते हैं? 1 नंबर का कारण क्या है? 1 नंबर का निवारण क्या है? 1 नंबर का। तो 3 नंबर का प्रश्न सिंपल सा बन जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ रहा है, HCl आ रहा है, एसिडिटी का कारण है, निवारण भी अपने को बताना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, कहाँ स्रावित होता है? टप्पे में। किसमें? पेट में। शाबाश, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सीक्रेट होता है। कौन सी कोशिकाएं? अमाशय की दीवारों में विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनको कहते हैं ऑक्सिंटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? ऑक्सिंटिक कोशिकाओं के द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित किया जाता है? HCl स्रावित किया जाता है। अब प्रश्न आ गया, सब कहते हैं बाबू भी बोला है एसिडिटी होगी, काको भी बोला है एसिडिटी होगी, बुआ भी बोला है पेट में जलन होगी, ठीक है ना, दादी भी बोला पेट में बास्ती लाग रही है। तो उसका साइंस में नाम है बच्चा एसिडिटी।
क्या नाम है? एसिडिटी। एसिडिटी किसे कहते हैं पहले तो ये देख लीजिए। तो एसिडिटी क्या होती है? जब आमाशय में अत्यधिक मात्रा में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आमाशय मतलब पेट में अत्यधिक मात्रा में HCl स्रावित होता है तो यह आमाशय की दीवार जो होती है ना, आमाशय की दीवारें अपने यहाँ, उसको ही क्या करने लग जाता है? क्षति पहुंचाने लग जाता है, चोट पहुंचाने लग जाता है, कुछ उनको क्रिया करने लग जाता है, जिससे हमें तीव्र जलन होती है, पेट में जलन होने लग जाती है, दर्द भी होने लग जाता है। ठीक है, तो बूहा वगैरह सब कहते हैं मेरे जलन हो रही है, और इसे साइंस में एसिडिटी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब एसिडिटी का कारण पूछ ले भाई, कारण क्या है? तो भैया या तो कब्ज होगी, या अपच, खाना नहीं पच रहा होगा, या कब्जी होगी। दूसरी बात है ज़्यादा खा लिया होगा, ज़्यादा खा लिया होगा, पकौड़े वगैरह समोसे वगैरह ज़्यादा खा लिया, एसिडिटी हो गई है। या फिर खाली पेट है, कुछ ही नहीं खाया, तो बेचारा ऐसे, वो भी अम्ल जो गिरेगा कहाँ पर? खाना रहता तो खाने पे गिर जाता, अब कुछ ही नहीं है पेट में तो दीवारों पे गिरेगा, तो दीवारों में जलन होगी बच्चा। तो 3 कारण हैं, कब्ज या अपच, अत्यधिक खाना और खाली पेट रहना। अब इलाज कैसे करें? कहीं तो क्या नींबू पानी पी लेते हैं। अरे भैया नींबू पानी करेगा तो एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें तो एसिड आता है। तो फिर क्या होगा? एंटासिड पदार्थों का उपयोग करेंगे। एंटासिड पदार्थ किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न बन जाता है। एसिडिटी दूर करने वाले पदार्थों को एंटासिड पदार्थ कहते हैं। अगर आपके पेट में अम्ल ज़्यादा बन रहा ना, तो आपको एक दुर्बल क्या लेना पड़ेगा? क्षार लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार लेना पड़ेगा, और क्षार लेंगे तो वह अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, आपको आराम मिल जाएगा। तो क्या लेना पड़ेगा? एंटासिड पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा। MgOH2 ये दुर्बल क्षार है, जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो आप बता देंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। समझ गए? 1 नंबर का प्रश्न बनता है भैया ये भी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का दूध किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। इसके अलावा इनो साल्ट लेने पड़ते हैं। टीवी देखते रहते, कई बार आता है इनो ऑन एसिडिटी गॉन। ठीक है ना? तो इनो ऑन जैसे ही होगा, एसिडिटी गॉन क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें दुर्बल क्षार पाया जाता है, और दुर्बल क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल बन जाते हैं, एसिड का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो बच्चा ये 3 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। एसिडिटी किसे कहते हैं? एसिडिटी का कारण क्या है? और एसिडिटी का निवारण क्या है? तीनों बातें आप ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं भैया। काम। आप बोलोगे भाई सर HCl काम क्या करता है? तो भैया काम भी बता देते हैं। काम क्या करता है HCl? देखिए, पहला काम क्या है? ये जो भी जठर रस में एंजाइम थे, 3 एंजाइम थे ना, पेप्सी, लाई, रे, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन, तीनों एंजाइमों को सक्रिय करने का काम करता है। पेप्सिन को सक्रिय करता है, ठीक है ना, ये मुख्यतः। तो जठर रस में उपस्थित एंजाइमों को सक्रिय करता है भैया ये। फिर भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ये एंजाइम जो होता है ना, ये अम्लीय माध्यम में ही कार्य करते हैं, इसलिए भोजन को अम्लीय मीडियम प्रदान करेगा ये। फिर भोजन को सड़ने से बचाता है। अरे आपके पेट में 4 साढ़े 4 घंटे भोजन पड़ा रहता है, अगर ये अम्ल सीक्रेट नहीं होगा ना, तो आपके पेट में ये भोजन सड़ने लग जाएगा, तो सड़ने से बचाता है। और अगर भोजन में कोई कठोर पदार्थ आ गए, चने खा लिए सूखे, आपने बादाम खा ली सूखी, ठीक है ना, कोई कठोर पदार्थ आ गया तो क्या होगा भाई? यह उनको गला देगा, कठोर पदार्थों को भी गला देता है। और अगर कोई गलती से जीवाणु आ गए ना भोजन में, ठीक है, उनको भी क्या कर देगा? नष्ट कर देता है। तो ये काम आप ध्यान में रखें। जठरस में उपस्थित एंजाइमों को सक्रिय करना, नंबर 1, भोजन को अम्लीय माध्यम करना, नंबर 2, भोजन को सड़ने से बचाना, नंबर 3, भोजन में उपस्थित कठोर पदार्थों को गलाना, और नंबर 4, जीवाणुओं को नष्ट करना, नंबर 5। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना। ये हैं HCl के कार्य। ठीक है, अब और देखिए भैया,
क्षुद्रांत्र में पाचन बहुत सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षुद्रांत्र में भोजन का किस प्रकार से पाचन होता है? कोई भी एग्जाम हो, पाचन में ये चीज जरूर पूछेंगे कि क्षुद्रांत्र में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो एकदम शॉर्ट में 10th क्लास का लेवल का प्रश्न है, इसलिए ज़्यादा आशा नहीं रखें। बहुत बढ़िया आंसर जो है ना, इससे ज़्यादा मात्रा में आपको बताया जाएगा जब 12th की क्लास होगी, तब कॉलेज की क्लास होगी, तब 10th क्लास का लेवल है। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या खास बातें 10th क्लास के स्टूडेंट लिखे तो पूरे पूरे नंबर आए। बहुत ज़्यादा है, इसके 4 पेज भी भर सकते हैं, लेकिन मैं एक पेज में 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि क्षुद्रांत्र में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, कैसे लिखेंगे ताकि अच्छे मार्क्स आएँ। तो देखिए, आप इस प्रकार से लिखें, क्षुद्रांत्र में पाचन। आप पहली लाइन लिखेंगे, भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है ना, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी बनता है, तो आप बताएंगे क्षुद्रांत्र में होता है। यही लाइन यहाँ पर लिख देंगे, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? क्षुद्रांत्र में होता है। दूसरी बात, दूसरी लाइन ये लिखेंगे, ऐसा बना लेंगे डायग्राम, फिर लिखेंगे इसमें 2 प्रकार के रस बाहर से आकर भोजन में मिलते हैं। 2 प्रकार के रस बाहर से आकर के भोजन में मिलते हैं। कौन कौन से बच्चा? एक तो पित्तरस, दूसरा अग्नाशयी रस। एक तो पित्तरस, दूसरा अग्नाशयी रस। ठीक है, पित्तरस और अग्नाशयी रस। अब पित्तरस के बारे में क्या बातें लिखनी है आपको? शॉर्ट एंड स्वीट। क्या बातें लिखनी है? इसका निर्माण यकृत में होता है। निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत को इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। निर्माण यकृत में होता है। दूसरी खास बात लिखेंगे, ये संग्रहित, कलेक्ट किया जाता है, एक जगह निर्माण हो जाएगा, फिर एक अलग से थैली आती है अपने, जिसको कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में कहते हैं गोल ब्लैडर। पित्ताशय को क्या कहते हैं इंग्लिश में? गोल ब्लैडर कहते हैं। पित्ताशय में इसको क्या कर लिया जाता है बच्चा? संग्रहित कर लिया जाता है। और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है ना, घी खाओगे, तेल खाओगे, सारा उसको तोड़ने का काम कौन करेगा भैया? पित्तरस करेगा। पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। संग्रहित कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। ठीक है, अब दूसरी बात, पित्तरस में क्या क्या चीज होती हैं? 2 पदार्थ होते हैं। एक तो पित्त लवण। क्या होता है? पित्त लवण होता है। पित्त लवण क्या काम करते हैं? ये वसा का पायसीकरण करते हैं। वसा का पायसीकरण करते हैं। इतना लिख देना, पायसीकरण क्या होता है आगे बताएंगे। ये वसा का पायसीकरण करते हैं। दूसरा, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं। भोजन को क्या करते हैं? क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं। दूसरा फंक्शन इसका यह हो जाएगा। दूसरी बात क्या होती है इसमें? पित्तवर्णक। क्या होता है? पित्तवर्णक। मल व मूत्र को रंग प्रदान करने का कार्य किसका है? पित्तवर्णक का है। किसका है? पित्तवर्णक का कार्य है। तो 2 प्रकार की बातें हैं, एक तो पित्त लवण और दूसरा पित्तवर्णक। बात समझ में आ गई? पित्त लवण क्या करेंगे? वसा का पायसीकरण। पायसीकरण को इमल्सीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। ये बातें लिखनी है सिर्फ पित्तरस में। अब अग्नाशय रस में क्या लिखेंगे? अग्नाशय रस जो होता है ना, इसको पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें लिख देंगे। कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ होते हैं ना, उनको पचाते हैं। जैसे मुख्यतः आपकी किताब में 2 ही दे रखे हैं। एक तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ना, अग्नाशय रस में एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसको पचाता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन किस में पाया जाता है? अग्नाशय रस में पाया जाता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा कौन सा है? लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। ये वसा का पाचन करता है। कौन सी वसा का? पायसीकृत वसा का। ठीक है, वसा को का पायसीकरण किसके द्वारा होता है? पित्त लवण पहले वसा का पायसीकरण कर देंगे, और पायसीकृत वसा का पाचन किसके द्वारा होगा? अग्नाशयी लाइपेज के द्वारा। ठीक है, अमाशय में भी पाया जाता था लाइपेज, पेप्सी लाई, और यहाँ पर भी पाया जाता है लाइपेज। अमाशय में जो लाइपेज पाया जाता है उसको अमाशयी लाइपेज कहते हैं, और अग्नाशयी रस में जो लाइपेज एंजाइम पाया जाता है उसको अग्नाशयी लाइपेज कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। ठीक है, अब देखिए आंत्र रस। आंत्र रस में क्या लिखेंगे? ये आंत्र की दीवारों से स्रावित होता है। किसकी दीवारों से? आंत्र की दीवारों से स्रावित होता है। ये किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। दूसरी बात, इसमें यह है भोजन का पूर्ण पाचन कर देगा भैया। कैसे? ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है ना, उसको ग्लूकोज में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। इसमें जो एंजाइम पाए जाएंगे वो। फिर वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को एमिनो अम्लों में तोड़ देगा। ठीक है, इस प्रकार
क्षुद्रांत्र में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ 1-2 प्रश्न आप लोगों से और पूछ लेते हैं भैया। पायसीकरण या इमल्सीकरण किसे कहते हैं? अलग से प्रश्न बनेगा 1 नंबर का या 2 नंबर का, तो आप क्या बताएंगे? पायसीकरण किसे कहेंगे? तो क्या बताएंगे? भोजन में उपस्थित वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी पितरस द्वारा, देखो, भोजन में उपस्थित वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को पितरस के द्वारा छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इस पर अग्नाशय रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम क्रिया करके इसका पाचन करता है। ठीक है, वसा जो है पहले बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं, उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? पितरस तोड़ेगा। पितरस में कौन तोड़ेगा? पित्त लवण तोड़ेंगे। फिर इसके ऊपर अग्नाशय रस में जो एंजाइम है ना, कौन सा? लाइपेज एंजाइम। कौन सा? लाइपेज एंजाइम इसका पाचन कर देगा और इसको, इस वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, पूरा पाचन हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न आ जाता है, दीर्घ रोम किसे कहते हैं? इसके क्या कार्य है? 1 + 1 = 2। 2 नंबर का प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं। दीर्घ रोम किसे कहते हैं भाई? क्या बताएंगे? क्षुद्रांत्र की दीवार में छोटी आंत्र जो होती है, बड़ी आंत्र में भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बताएंगे? क्षुद्रांत्र की दीवार में अंगुली सदृश से उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं। आप आंत्र भी लिख सकते हैं। छोटे छोटे आंत्र की दीवार में अनेक अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं। अब जो क्षुद्रांत्र में दीर्घ रोम जो है ना, ये तो क्या करते हैं? पचित भोजन का अवशोषण करते हैं। जो भोजन पच गया उसका क्या करेंगे? अवशोषण कर देंगे। ठीक है ना। और बड़ी आंत्र में जो दीर्घ रोम है ना, वो सिर्फ जल का अवशोषण करेंगे। वो किसका अवशोषण करेंगे? जल का अवशोषण करते हैं। ये ध्यान में रखना बात कि क्षुद्रांत्र की दीवार में जो उंगली सदृश उभार हैं उनको दीर्घ रोम कहेंगे। इसके अलावा वृद्धांत्र में भी पाए जाते हैं दीर्घ रोम। दोनों लिख सकते हैं, क्षुद्रांत्र एवं लिख दो वृद्धांत्र। ठीक है, तो क्षुद्रांत्र की दीवार में या वृद्धांत्र की दीवार में अनेक अंगुली सदृश उभार पाए जाते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। काम क्या होगा? ये पचित भोजन का अवशोषण करते हैं और दूसरा काम आंत्र की अवशोषी सतह को बढ़ाते हैं। ठीक है, आंत्र की जो अवशोषण करने वाली सतह है ना, उसको बढ़ा देते हैं। और वृद्धांत्र में जो दीर्घ रोम होते हैं वो किसका अवशोषण करते हैं? भोजन के पाचन के बाद आमाशय कहाँ चला भोजन कहाँ चला जाएगा? बड़ी आंत्र में। और बड़ी आंत्र में अगर पानी की अपनी बॉडी को आवश्यकता ना, तो पानी का अवशोषण कर लेंगे कौन? दीर्घ रोम। कौन कर लेंगे? दीर्घ रोम। ठीक है, तो ये काम करते हैं कौन भैया? दीर्घ रोम कार्य करते हैं। इस प्रकार मनुष्य में क्या होता है बच्चा? पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो आप क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक व शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।